सिविल इंजीनियरिंग की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज क्वांटिटी सर्वे एंड वैल्यूएशन सब्जेक्ट के अंतर्गत मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन पर चर्चा करेंगे। पहली चीज तो डेप्रिसिएशन क्या होता है। किसी भी संपत्ति के लगातार उपयोग होने के कारण, उसकी पर्याप्त मरम्मत ना हो पाने के कारण, उसमें टूट फूट घिसाव इत्यादि के कारण उसके मूल्य में कुछ कमी आ जाती है, जिसको कि हम मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसको ज्ञात करने के लिए मुख्यतः तीन विधि का इस्तेमाल करते हैं। पहली विधि कहलाती है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा मेथड कहलाता है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। और तीसरा कहलाता है सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड। इसके अलावा और भी है क्वांटिटी सर्वे मेथड। तो मेन प्रचलित ये तीन है। तो इसमें जो पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, इस मेथड के अंतर्गत हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी संपत्ति जिसका जीवन काल समाप्त होने के पश्चात उसकी जो वैल्यू प्राप्त होती है उसको हम कहते हैं स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू। तो ओरिजिनल कॉस्ट और सैल्वेज वैल्यू का जो डिफरेंस है तो उसके जीवन काल में धीरे धीरे समाप्त होता गया, जिसको कि हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड में ये माना जाता है कि इसमें जो डेप्रिसिएशन है वो प्रत्येक वर्ष समान रूप से होता है। तो अब इसमें देखिए कि मान लीजिए किसी भी संपत्ति की सी इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है और इसमें एस जो है ये स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो कि ओरिजिनल कॉस्ट का 10% मानते हैं। इसके बाद में स्मॉल एन ये कहलाती है लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी। लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। और एन कहलाती है एज ऑफ प्रॉपर्टी। अब देखिए एन यानी कि उसकी जो लाइफ है जिसको कि हमने इस्तेमाल करने के पश्चात समाप्त होती है, तो इसमें इसकी ओरिजिनल कॉस्ट और सैल्वेज वैल्यू इनका डिफरेंस कितना आया, यानी सी माइनस एस, ठीक है। ये डिफरेंस आया हमारा जो डेप्रिसिएशन इतने जीवन काल में हुआ है। तो इसमें हम ये निकालते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड से कि एक वर्ष में कितना हुआ। तो देखिए इसकी कॉस्ट जो सी थी घट करके रह गई एस कितने समय बाद, एन वर्षों के बाद। तो एक वर्ष में कितना घटा, डिवाइडेड बाई एन, यानी इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन। एनुअल डेप्रिसिएशन वार्षिक मूल्य ह्रास इज इक्वल टू सी माइनस एस अपॉन एन। अब इसके पश्चात अब तुमसे कहा जाए कि भाई एन वर्ष के बाद, एन वर्ष के बाद इसकी हमारी वैल्यू कितनी होगी। तो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर एन ईयर, ठीक है। यानी तो ये हो जाएगी एक साल में डेप्रिसिएशन हुआ डी, तो एन वर्षों में कितना हुआ एन डी। तो हम कहेंगे सी टोटल कॉस्ट थी और एन वर्षों में प्रतिवर्ष डी के हिसाब से डेप्रिसिएशन हुआ, तो ये हमारी इसकी वैल्यू हो गई है, ठीक है। तो हमारी जो वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इसको हम बुक वैल्यू भी कह सकते हैं या बही खाता मूल्य भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। अब इसमें एक उदाहरण के तौर पे हम ये मान लें कि कोई मशीन जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट मान लीजिए 10,000 रुपए है,
ठीक है। 10,000 रुपए इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है, तो स्क्रैप वैल्यू 10% के हिसाब से ये 1,000 रुपए हो गई। ठीक है, क्वेश्चन समझना, कोई भी मशीनरी 10,000 रुपए में क्रय की गई और इसका जीवन काल यानी एन ये मान लीजिए 15 वर्ष है, इसकी लाइफ जो है 15 वर्ष है, और इसको स्थापित किए हुए मान लीजिए हमको 6 वर्ष हो गए, तो एन कहलाएगी एज ऑफ प्रॉपर्टी, तो 6 वर्ष है। तो अब तुमसे कहा जाए मेरी 10,000 में खरीदी थी, स्क्रैप वैल्यू उसकी 1,000 रुपए होगी 10% के हिसाब से, इसकी लाइफ जो है 15 साल की है और इसकी एज जो है 6 साल है। तो आज की डेट में इसकी बुक वैल्यू क्या है? आज की डेट में इसकी बुक वैल्यू क्या है? तो सबसे पहले हम निकालेंगे एनुअल डेप्रिसिएशन। तो एनुअल डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट सी यानी कि 10,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू 1,000 डिवाइडेड बाई एन लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी यानी 15 साल। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया 9,000 बटे 15, तो कह सकते कितना 600 रुपया प्रति वर्ष। इसमें 600 रुपया प्रति वर्ष डेप्रिसिएशन हो रहा है। अब आज इसकी एज है 6 साल, तो हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्रेजेंट बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, कुछ भी लिखें, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी सी माइनस एन डी। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो गई 10,000 रुपए, नंबर ऑफ ईयर्स यानी एज ऑफ प्रॉपर्टी 6 ईयर, डेप्रिसिएशन 600 रुपया प्रति वर्ष। तो इस तरीके से ये हो गया 3600, 10,000 में 3600 घटा दिया तो 6,400 रुपया, ये इसकी बुक वैल्यू हो गई आज की डेट। तो इसमें चूंकि जो डेप्रिसिएशन है ये पूरा का पूरा जितने साल इसकी लाइफ थी उससे डिवाइड करके निकाला गया, इसलिए इसको कहते हैं सीधी सरल रेखा विधि, स्ट्रेट लाइन मेथड, सरल रेखा विधि। क्लियर है? अब जैसे मान लीजिए कहा जाए कि 15 साल बाद इसकी लाइफ क्या होगी, तो हम यहाँ पे 15 लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा 10,000 माइनस 15 इंटू 600, तो ये हो जाएगा 9,000 और बराबर आ जाएगा 1,000। तो 15 साल बाद यानी लाइफ समाप्त होने के पश्चात तो जो वैल्यू प्राप्त हुई 1,000 रुपए, वही हमारी स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, तो इस तरीके से डेप्रिसिएशन मेथड का जो है स्ट्रेट लाइन मेथड, ये बहुत ही आसान मेथड है, इससे आप आसानी से इसकी प्रेजेंट वैल्यू या बुक वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। दूसरा मेथड कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। कांस्टेंट परसेंटेज मेथड का मतलब ये है कि आज जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है, एक हम निश्चित प्रतिशत मान लेते हैं, जैसे 5% मान लिया कि भाई ये आज जो वैल्यू है अगली साल इसकी 5% कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से जो अगले 1 साल के बाद वैल्यू होगी उसका 5% फिर अगले साल कम हो जाएगी। इस तरीके से हर साल जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी उसका निश्चित प्रतिशत उसमें डेप्रिसिएशन होता रहेगा, और यूटिलिटी पीरियड समाप्त होने के पश्चात इसकी जो वैल्यू होगी वो स्क्रैप वैल्यू के बराबर रह जाएगी। तो इस मेथड को हम कहते हैं कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। ठीक है, तो अब इस मेथड को समझिए। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू सी, सैल्वेज वैल्यू इज इक्वल टू एस। ठीक है, लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू स्मॉल एन, एज ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कैपिटल एन। अब इसमें हमने मान लिया परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन,
परसेंटेज ऑफ डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू पी। ये पी डेप्रीसिएशन हो रहा है, ठीक है। तो 1 साल के बाद इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, ठीक है। तो बुक वैल्यू आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद बुक वैल्यू क्या रह जाएगी। तो ओरिजिनल कॉस्ट थी सी, और सी का पी परसेंट डेप्रीसिएशन, यानी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन, ठीक है। बुक वैल्यू इक्वल टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन। तो इसमें डेप्रीसिएशन माना गया है कि पी परसेंट होता है, तो सी का पी परसेंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, सीपी। क्लियर। तो अब हमने इसको, इसमें सी कॉमन अगर ले लें तो ये हमारा बन जाएगा 1 माइनस। क्लियर। अब देखिए बुक वैल्यू आफ्टर सेकेंड ईयर, यानी 2 साल के बाद बुक वैल्यू क्या होगी। तो अब इसकी कॉस्ट 1 साल बाद ये थी C1 माइनस पी। तो अब ये इसकी ओरिजिनल कॉस्ट रह गई 1 साल के बाद, और इसी का पी परसेंट फिर कम हो जाएगा, तो माइनस C1 माइनस पी का फिर पी परसेंट, ठीक है। तो अब इसमें देखो ये हमारी चीज कॉमन है, C1 माइनस पी कॉमन ले लिया, यहां क्या बचा 1 और यहां बचा P। तो हम इसको लिख सकते हैं C1 माइनस पी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम 3 साल के बाद निकालें तो क्या होगा, जो ये वैल्यू है इसी का पी परसेंट और कम कर देंगे। तो एक बार और निकाले देख लीजिए, आफ्टर 3 ईयर बुक वैल्यू आफ्टर 3 ईयर इज इक्वल टू C1 माइनस पी का होल स्क्वायर, ये इसकी बुक वैल्यू है। अब इसी का पी परसेंट और कम कर देंगे तो C1 माइनस पी का स्क्वायर इंटू पी। तो अब इसमें देखिए C1 माइनस पी का होल स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा 1 माइनस पी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं C1 माइनस पी का होल क्यूब। क्लियर है। अब इसको समझिए, अब इस बिल्डिंग की एज n है, यानी इसकी वर्तमान आयु n वर्ष है, तो n वर्ष के पश्चात इसकी वैल्यू क्या रह जाएगी। तो देखिए इधर हम साफ की देते हैं, बुक वैल्यू आफ्टर 10 ईयर इज इक्वल टू, देखिए एक सीक्वेंस मिल रही है, पहली 1 साल के बाद 1 माइनस पी की पावर 1, 2 साल के बाद C1 माइनस पी की पावर 2, 3 साल बाद C इंटू 1 माइनस पी की पावर 3, तो n वर्ष के बाद, तो n वर्ष के बाद इसकी बुक वैल्यू हो जाएगी C1 माइनस पी की पावर कैपिटल N, ठीक है। इसी तरीके से हम प्रतिवर्ष के लिए निकाल सकते हैं। तो जब इसकी एज पूरी हो जाए तो इसकी बुक वैल्यू क्या होगी, तो बुक वैल्यू आफ्टर n ईयर, n क्या है, यानी इसके जो उपयोगिता काल है उसके उपरांत इसकी क्या होगी बुक वैल्यू। तो इसको हम लिखेंगे C1 माइनस पी की पावर स्मॉल n। क्लियर है। और आपको पता है कि उपयोगिता काल समाप्त हो जाता है तो बुक वैल्यू किसके बराबर होती है, स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू के। तो बुक वैल्यू आफ्टर n ईयर इज इक्वल टू C1 माइनस पी की पावर n इज इक्वल टू स्क्रैप वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 1 माइनस पी की पावर n इज इक्वल टू S अपॉन C। तो हम इसमें 1 माइनस पी की वैल्यू निकाल दें, 1 माइनस पी इज इक्वल टू S अपॉन C की पावर
1/n। ठीक है, अब हमको निकालना है आज इसकी प्रेजेंट बुक वैल्यू क्या है, यानी बुक वैल्यू आफ्टर n ईयर। तो इसमें हम इस फार्मूले में 1 - p की जगह पर ये वैल्यू पुट कर देंगे, यानी आफ्टर n ईयर। तो इसमें क्या वैल्यू हो जाएगी, c, और 1 - p की जगह पे s/c की पावर, ये हो जाएगा कैपिटल N अपॉन स्मॉल। तो इस तरीके से बुक वैल्यू आफ्टर n ईयर इज इक्वल टू c ब्रैकेट में s/c कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। तो ये हमारा कहलाता है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड। अब इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इसके लिए क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लीजिए, चाहो तो वही क्वेश्चन ले लें कि कोई भी मशीनरी जो कि 10,000 रुपए में खरीदी गई, सिस्टम सेम, कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं, तो ओरिजिनल कॉस्ट C इज इक्वल टू 10,000, स्क्रैप वैल्यू S इज इक्वल टू 1,000, N कितना था 15 वर्ष, और एज ऑफ प्रॉपर्टी 6 ईयर। तो अगर हमसे कहा जाए कि प्रत्येक वर्ष उसकी बुक वैल्यू ज्ञात करो, तो फार्मूला हमारा ये बुक वैल्यू इक्वल टू C ब्रैकेट में s/c की पावर कैपिटल N अपॉन स्मॉल n। तो अब हम लिख सकते हैं बुक वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, कुछ भी लिखे, बुक वैल्यू आफ्टर n ईयर इज इक्वल टू C s/c की पावर N अपॉन स्मॉल। अब हमको मान लीजिए 6 साल बाद निकालने की, आज की डेट किसी 6 साल उम्र हो गई प्रॉपर्टी की, तो उसकी बुक वैल्यू क्या होगी। तो लिखेंगे बुक वैल्यू आफ्टर 6 ईयर। तो इसकी हमारी जो ओरिजिनल कॉस्ट 10,000 रुपए, स्क्रैप वैल्यू 1,000 डिवाइडेड बाई 10,000, इसकी कैपिटल N 6 और स्मॉल n 15। ठीक है, तो इस तरीके से इसको जब हल करेंगे तो ये बचेगा 1/10, यानी पॉइंट कितना बचेगा 0.1, और इसकी पावर हो जाएगी कितना 0.4। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं, 0.1 की पावर 0.4 इंटू 10,000, तो ये वैल्यू निकल के आ गई 3,981 रुपए। ठीक है, 3,981 रुपए, यानी कोई भी संपत्ति जिसकी यूटिलिटी पीरियड 15 वर्ष है, कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से इसकी 6 साल बाद जो वैल्यू है वो 3,981 रुपए होगी। यानी इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है कांस्टेंट परसेंटेज मेथड में, शुरुआत के समय ज्यादा होता है, और जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती जाती है डेप्रिसिएटेड कॉस्ट कम होती चली जाती है। तो देखो, अब अगले 7 साल के निकालेंगे तो इसका जो निश्चित परसेंटेज लेके चलेंगे, तो 10,000 थी तो उसकी डेप्रिसिएशन की परसेंटेज के आधार पर अमाउंट इसका ज्यादा निकला था। अब तुमको जांच करनी है कि 15 साल के बाद 1,000 होती कि नहीं होती है। तो जब हम यहाँ पे 15/15 लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1/10। तो 1/10 को इससे कटेंगे तो वैल्यू बचेगी 1,000। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी प्रॉपर्टी की हम कांस्टेंट परसेंटेज मेथड से, अब देखिए ये तो हमने आपको डेरिवेशन करके दिखा दिया, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि प्रेजेंट वैल्यू या बुक वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज इक्वल टू C ब्रैकेट में s/c की पावर
कैपिटल एन अपॉन स्मॉल एन। अब इसमें ये जरूर ध्यान रखना ये क्या चीज है। तो एज और लाइफ का अंतर समझ रहे हैं। एज का मतलब है कि कोई भी हमारी प्रॉपर्टी है वो अधिकतम कितने वर्षों तक काम करेगी, और एज का मतलब हो गया कि इस समय उसको काम करते हुए कितने वर्ष गुजर चुके हैं। जैसे मनुष्य की एज मान के चलते हैं 100 साल, लाइफ उसकी एज ना कह के उसकी लाइफ लेके चलते हैं 100 साल मनुष्य को जीना चाहिए, लेकिन इस समय उसकी एज क्या है 45 साल। तो एज और लाइफ में यही डिफरेंस है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैपिटल एन से एज को प्रदर्शित किया है और लाइफ को स्मॉल एन से। ठीक है। अब तीसरा मेथड इसका आता है सिंकिंग फंड मेथड। ये किताब में भी थोड़ा सा ऐसा दिया है कि समझ में आसानी से नहीं आता है, तो हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन, सिंकिंग फंड मेथड ऑफ डेप्रीशिएशन। तो आपको जब सिंकिंग फंड पढ़ाया गया था उसमें बताया गया था, हिंदी में कहते हैं शोधन निधि, शोधन निधि की वार्षिक किस्त, वार्षिक किस्त जिसको कि हम आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इज इक्वल टू एफ इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1। इसमें किसी की किताब में एफ की जगह पे एस लिखा है, ठीक है। तो एस हम अगर इसको भी मान लेंगे और सैलवेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू को भी एस मानते हैं, इसलिए कंफ्यूजन ना हो तो हमने इसको अमाउंट को एफ के द्वारा प्रदर्शित किया है। यानी एफ क्या है, शोधन निधि की धनराशि जो कि होती है वास्तविक लागत माइनस कबाड़ मूल। ये निकाली जाती है वास्तविक लागत में से कबाड़ मूल घटा करके। एन बता ही चुके हैं, जीवन काल, जीवन काल आगे लिख लेना, संपत्ति का उपयोगिता काल, ये जीवन काल, ठीक है। आई क्या है, वर्तमान प्रचलित ब्याज की दर, ठीक है। और आई क्या है, ये किस्त है। तो अब इसमें करना ये है कि जो हमारा सिंकिंग फंड मेथड है, इस मेथड के अंतर्गत हम शोधन निधि की जो किस्त जमा करते हैं और प्रतिवर्ष जमा गई किस्त की गई किस्त और उस पर मिलने वाला जो ब्याज है, यानी जो हम शोधन निधि की किस्त इससे निकाली, जो इस वर्ष जमा की, अगली साल जमा करेंगे तो दूसरी किस्त हो गई और पहली किस्त का ब्याज भी हो गया। तो इस तरीके से जो हमने इसमें शोधन निधि की किस्त जमा की और उस पर मिलने वाला ब्याज, दोनों का योग जो है उसको हम मानते हैं कि डेप्रीशिएशन। क्लियर है। यानी शोधन निधि की धनराशि की जो किस्त है और उस पर अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों चीजें, किस्त भी और उस पर मिलने वाला ब्याज भी, दोनों के योग के बराबर हम मूल्यह्रास मानते हैं। अब इसको समझने में थोड़ा सा समझिए कि जैसे मान लीजिए कि इसमें हमने इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड आई, शोधन निधि की धनराशि एफ। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम मान लें कि भाई चलो इसमें हमको कोई भी इसमें शोधन निधि की धनराशि हो
और इससे मिलने वाली जो हमारा किस्त निकल रही है कि 2000 रुपये प्रतिवर्ष निकल है। मान लो हमने कोई भी शोधन की धनराशि ले और ब्याज की दर 5%, 7%, 8% कुछ भी मान लें, हम उदाहरण के रूप में ले रहे हैं कि हमने कोई भी हमारा जो सिंकिंग फंड का अमाउंट जिसको हमें जमा करना था तो प्रचलित ब्याज की दर पर उपयोगिता काल मानते हुए 2000 रुपये प्रतिवर्ष किस्त आती है। ठीक है, तो अगर हम 2000 रुपए की किस्त को लगातार जमा करते जाए तो क्या होगा, आज इस साल जमा करेंगे तो अगले लाइफ तक इसकी ब्याज पर मिलता रहेगा, इसके बाद अगली साल फिर जमा करेंगे तो पीछे वाली किस्त का ब्याज प्लस ये धनराशि, तो इन सबको जो जोड़ देंगे जो अमाउंट हमको प्राप्त होगा वो हम कहेंगे डेप्रिसिएशन। क्लियर है? तो अब इसके लिए समझने की कोशिश करिए कि हमको 2000 रुपए प्राप्त करने के लिए इसमें हमने कितना रुपया, यानी 2000 रुपया हम प्रतिवर्ष जमा करेंगे तो हमको कितना रुपया प्राप्त होगा, एफ। ठीक है, 2000 रुपया अगर हम प्रतिवर्ष जमा करेंगे तो जीवन काल समाप्त के उपरांत हमको एफ धनराशि प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, अब हम ये कहें कि अगर हम 1 रुपया हर सालाना जमा करें, 1 रुपया हर साल जमा करें तो हमें कितना मिलेगा, तो इसको कहते हैं, नोट कर लीजिए इसको, बस इसमें लगातार निवेश होता है, हर साल जमा करते हैं। एक होता है कि हमने एक बार जमा कर दिया चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, आप लोगों ने फार्मूला इसका पढ़ा होगा, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 की घात समय, ये फार्मूला पढ़ा। तो इसमें क्या है, मूलधन हमारा 1000 रुपए और हमने मान ली यूटिलिटी पीरियड इसकी 10 वर्ष है तो हमने इसको ब्याज की दर 10 साल की जमा कर दिया, तो पहली साल जो जमा करेंगे उस पे 10 साल के बाद में ब्याज के कितना प्राप्त होगा, फिर दूसरी साल बाद हम फिर जमा करेंगे तो उसके लिए 9 साल तक ब्याज मिलेगा और लास्ट में 10 साल के बाद सबकी धनराशि हमारी जुड़ती चली जाएगी। तीसरी साल फिर जमा करेंगे तो वो 8 साल के लिए जमा होगा, इसी 7 साल, 5 साल, 2 साल, तो जितनी ये धनराशि प्राप्त होगी वो धनराशि का योग एफ होगा। ठीक है, तो अब हम लिख रहे हैं 1 रुपया प्रति वर्ष लगातार निवेश करने पर n वर्षों के बाद, n वर्षों के बाद प्राप्त धन राशि, यानी वैल्यू ऑफ ₹1 आफ्टर nth ईयर कितनी हो रही। अब देखिए इसमें हमने कहा 2000 रुपए जमा करते हो तो ये मिल, ठीक है, तो एफ धनराशि प्राप्त होती थी। अब हम करें 1 रुपया जमा करेंगे तो आई की जगह पे हो गया 1, ध्यान रखना, आई की जगह पे हो गया 1 इज इक्वल टू, यानी हमको एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो एफ इंटू आई अपॉन 1 प्लस आई की पावर n-1, ये 1 रुपया डिपॉजिट कर रहे हैं आई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो हमको कितना रुपए मिलेगा, एफ इज इक्वल टू, तो ये ध्यान रखना 1 रुपया लगातार निवेश कर रहे हैं, ये नहीं कि एक बार हमने निवेश कर दिया और धन प्राप्त हो जाएगा। अगर एक बार जमा करेंगे तो इस मेथड से निकालेंगे, तो 1 रुपया जमा करने पर n वर्षों के बाद प्राप्त धनराशि 1 प्लस आई की पावर n-1 अपॉन स्मॉल आई। ठीक है, अगर हम कहें कि हमने ये n रुपया, 1 रुपया कैपिटल n वर्षों तक यानी आज तक जमा किया तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम यहां पे लिख देंगे कैपिटल n। क्लियर, पूरी जीवन काल तक जमा करेंगे तो पूरे जीवन काल की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। अब हम मान के चल रहे हैं कि हमको
वैल्यूएशन आज की डेट में करना है। तो हम जब से ये संपत्ति हमारी खरीदी गई है तब से लेकर के आज तक यानी कैपिटल एन वर्ष हुए और हम 1 रुपया लगातार हर साल जमा करते जा रहे हैं, तो हमको जो रुपया प्राप्त हुआ वो ये हो गया। ठीक है। अब इसी तरीके से अब हमको इंस्टॉलमेंट की किस्त आ रही 2000, इंस्टॉलमेंट की किस्त 2000 या कह लीजिए आई। ठीक है। तो हम 1 रुपया जमा कर रहे हैं तो इतना मिल रहा है और पूरी जो इंस्टॉलमेंट आ रहा तो कितना मिलेगा। ठीक है। यानी आई अगर टोटल अमाउंट जो हमारे इंस्टॉलमेंट का है उसको जमा करने पे कितना मिलेगा, तो इसी में 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई, इसमें आई से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू हमारी हो गई f। बात समझे ना। ये f की वैल्यू निकालने का सिस्टम देखिए, तो ये धनराशि हमारी प्राप्त हुई। ठीक है। तो आई का फार्मूला क्या है ये, तो हमने ये वैल्यू आई की इसमें पुट कर दी। ठीक है। तो जो हमको वैल्यू प्राप्त हुई तो यही हमारा जितना भी अमाउंट आया वो डेप्रिसिएशन कहलाएगा। तो ये हमारा कहलाएगा डेप्रिसिएशन, यानी टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू आई की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर कैपिटल एन माइनस 1 अपॉन ये स्मॉल आई, और ये कैपिटल आई का मतलब हो गया एफ इंटू आई डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई की पावर स्मॉल एन। ध्यान रखना यहाँ पर कैपिटल एन है और यहाँ पर स्मॉल एन है, तो ये आई से आई कैंसिल हो गया। अब क्या बचा फार्मूला, ये हो गया 1 प्लस आई की पावर कैपिटल एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई की पावर स्मॉल एन माइनस 1 इंटू एफ। तो ये हमारा जो फार्मूला हुआ ये टोटल डेप्रिसिएशन का हो गया, टोटल डेप्रिसिएशन का ये फार्मूला हो गया। इसको समझने में थोड़ी दिक्कत पड़ सकती है, आपको दोबारा हम एक बार रिपीट किए दे रहे हैं कि किसी भी निश्चित धनराशि की शोधन निधि के लिए, किसी निश्चित धनराशि शोधन निधि की जो है उसके लिए एक निश्चित ब्याज की दर पर पूरे जीवन काल में हम कितना रुपया प्रति वर्ष जमा करें, तो उसको हम निकालते हैं इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंकिंग फंड। तो हमने देखा कि हमने एक निश्चित धनराशि के लिए आई इंस्टॉलमेंट की राशि हमको प्राप्त करनी है, तो इसमें हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमने वाली 2000 रुपए किस्त आती है, तो 2000 रुपए किस्त आती है तो सिंकिंग फंड कितना जमा होगा, हम यहाँ पे 2000 लिख दें और ये वैल्यू यहाँ पे कर दें तो एफ की वैल्यू पता हो जाएगी। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि 2000 रुपए जमा करने पे एफ धनराशि हमको n वर्षों बाद प्राप्त होती है, और हम कह रहे हैं कि हम सिर्फ 1 रुपया जमा कर रहे हैं, सिर्फ 1 रुपया सालाना जमा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमने ये यहाँ पर 1 लिख दिया और एफ की वैल्यू कैलकुलेट कर। ठीक है। अब इसके बाद में अगर बिल्डिंग की एज या प्रॉपर्टी की एज इस कैपिटल एन वर्ष है तो एन वर्षों तक जमा करने पे कितना मिलेगा, ये धनराशि। और सिंकिंग फंड मेथड से डेप्रिसिएशन किसको कह रहे हैं कि जो हम किस्त जमा कर रहे हैं उस पर जो ब्याज भी मिल रहा है उन दोनों का योग ये डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो इस तरीके से ये n वर्षों के बाद जो हमको प्राप्त हुआ ये डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक है। तो अब देखिए डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल धनराशि आई, तो इसमें 1 रुपए जमा करने पे कितना मिला, तो आई जमा करने पे आई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस आई की वैल्यू ये दे रखी है वो हमने इसमें पुट,
तो इस तरीके से ये स्मॉल आई और स्मॉल आई कैंसिल हो गया, लास्ट में फार्मूला बच गया हमारा ये, दिस इज इक्वल टू टोटल डेप्रिसिएशन, इसको हमने कह दिया डी, टोटल डेप्रिसिएशन इसको कह दिया डी। अब हम इसको इतने हिस्से को हम कह सकते हैं डेप्रिसिएशन फैक्टर या कोफिशिएंट ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू डीसी इंटू एफ। एफ क्या है? अमाउंट ऑफ सिंकिंग फंड। डीसी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ डेप्रिसिएशन या कोफिशिएंट ऑफ डेप्रिसिएशन फैक्टर, ठीक है। अब हम इसके लिए आपको एक छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं और उस क्वेश्चन के माध्यम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसमें देखिए कि मान लीजिए एक मशीन जिसकी की ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 रुपए है, तो इसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट है, कॉस्ट सी इक्वल टू 20,000 रुपए। इसकी जो लाइफ है मशीन की ये 6 वर्ष है, ठीक है। ये मान लीजिए कि मशीन तो हमने 20,000 रुपए में खरीदी है, इसकी लाइफ 6 वर्ष है। अगर पिछले ब्याज की दर आई 5% हो, 5% हो, तो हमको निकालना है प्रति वर्ष इसकी वही मूल्य क्या होगा, ठीक है। प्रति वर्ष वही मूल्य क्या होगा, तो इसमें हमको प्रति वर्ष निकालने के लिए कह दिया है, तो हम इसको एक टेबल फॉर्म में बना लेंगे। तो सबसे पहला कॉलम बना दिया एज ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा कॉलम बना दिया डेप्रिसिएशन फैक्टर, डेप्रिसिएशन फैक्टर या कोफिशिएंट कुछ भी लिखो, जिसको हमने माना डीसी। अगर आपका स्पेस है ये फार्मूला भी लिख दे, ठीक है, ये फार्मूला भी लिख दे, फिलहाल हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन जिसको हम कहेंगे डी, और इसके बाद कहेंगे बुक वैल्यू, इसको हटा दे रहे हैं। इसको कहेंगे लास्ट कॉलम को बुक वैल्यू, ठीक है। अब इस जो डेप्रिसिएशन फैक्टर था इसको दोबारा लिख दे रहे हैं, डीसी इक्वल टू 1 प्लस आई की पावर कैपिटल एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस स्मॉल आई की पावर स्मॉल एन माइनस 1। ये डेप्रिसिएशन फैक्टर हो गया। और टोटल डेप्रिसिएशन डी इक्वल टू डीसी इंटू एफ, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब देखिए इसमें स्मॉल एन इक्वल टू 6। अब हमको प्रतिवर्ष निकालना है, प्रतिवर्ष निकालना है, तो पहली बार कैपिटल एन की जगह पे 1, दूसरी बार में 2, तीसरी बार में 3, इस तरीके से रखते हुए हम इसकी वैल्यू निकालेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो एज ऑफ प्रॉपर्टी 1 ईयर, तो डीसी इक्वल टू 1 प्लस, अब आई की जगह पे लिख दिया 0.05, आई की जगह लिख दिया की पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.05 की पावर 6 माइनस 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी 0.147, ठीक है। तो यहां पर मैंने दिया 0.147। अब दूसरा कॉलम लिखना है डीसी इंटू एफ,
तो एफ की वैल्यू कितनी होगी? एफ होगी सी माइनस एस। सी की वैल्यू कितनी है? 20,000। और एस की वैल्यू कितनी होगी? 10% सैलवेज वैल्यू मान लें। तो इस तरीके से हमारी हो जाएगी 18,000। ठीक है, तो इस वाले कॉलम में 0.147 से 18,000 का गुणा कर देंगे। तो जब इसमें 18,000 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू आ जाएगी 2,646 रुपए। 2,646 रुपया ये आ गई। बुक वैल्यू इक्वल टू सी माइनस डी। तो डेप्रिसिएशन हो गया ये, ओरिजिनल कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो हमें बुक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो जब हमने इसमें से सी है 20,000, तो 20,000 से जब घटाएंगे इसको तो ये वैल्यू आ जाएगी 17,354। तो ये हमारी 1 साल के बाद इस मशीनरी की बुक वैल्यू होगी। एज प्रॉपर्टी यानी 2 साल बाद। तो इसी फार्मूले में अब हम यहाँ पे 2 रखेंगे। ठीक है, तब हम इसको नीचे की फिगर चेंज नहीं होगी। तो अब ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 0.30, यानी कोफिशिएंट ऑफ डेप्रिसिएशन 0.30। यहाँ पे लिख दिया 0.30। एफ की वैल्यू 18,000, इससे गुणा कर देंगे ये वैल्यू आ जाएगी 5400। तो इस तरीके से सी माइनस डी इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगी 14,600। ठीक है, 3 वर्ष के बाद अब यहां पे हम 3 जब रखेंगे तो यही वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 0.46। 0.46, तो 0.46 ये हो गया। और इसके बाद में ये वैल्यू 18,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 8,280 रुपए। ठीक है, 8,280 रुपए। तो सी से जब इसको घटाएंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 11,720 रुपए। यानी आप इस मशीनरी की जिस भी ईयर में, जिस भी एज पर हम उसकी बुक वैल्यू निकालना चाहें तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 4 साल के बाद, तो यहाँ पे 4 फुट कर देगी कैपिटल की जगह पे, तब ये वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 0.63। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.63, तो 0.63 इंटू 18,000, तो ये वैल्यू हो जाएगी 11,340 रुपए। ठीक है, 20,000 में से इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगी 8,660 रुपए। क्लियर? सेम 5 साल के बाद यहाँ पे 5 फुट कर देंगे, तब ये वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी? 0.81। 0.81, तो 5 साल के बाद 0.81 मल्टीप्लाइड बाई 18,000, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 14,580 रुपये। ठीक है, 14,580 रुपए। और इसकी बुक वैल्यू हो जाएगी 5,420 रुपए। अब इसके बाद में 6 साल बाद, यानी यूटिलिटी पीरियड समाप्त होने के पश्चात जब इसको 6 रखेंगे यहाँ पे, तो देखो क्या है, ये ऊपर नीचे की फिगर सेम। ऐसी स्थिति में ये वैल्यू आ जाएगी 1। तो 6 साल के बाद ये वैल्यू हो गई 1, और 1 से 18,000 का गुणा करेंगे, यहाँ हो जाएगी 18,000, और 20,000 में से 18,000 घट जाएगा, ये हो जाएगी 2,000। तो आप इस सीक्वेंस से खुद देख सकते हैं कि किसी भी संपत्ति की उपयोगिता काल समाप्त होने के पश्चात
जो उसकी बुक वैल्यू होती है वो हमारी सैल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू के बराबर होती है। तो ये हमारी सैल्वेज वैल्यू के बराबर मिल जाए। इस फार्मूले को ध्यान से समझ लेना, ये किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो हमने हर साल निकाल लिया, अब आपसे पर्टिकुलर किसी भी एज पे कह देते हैं, ठीक है। दूसरा समझ लीजिए, मान लीजिए आपसे कहा जाए कि एक बिल्डिंग, इसकी कॉस्ट 20 लाख रुपए है, एक जीरो और बढ़ा दिया, ठीक है। इसकी कॉस्ट सी इक्वल टू 20 लाख रुपए, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू कितनी हो गई, एस इक्वल टू 2 लाख रुपए। बिल्डिंग का जीवन काल मान लीजिए 80 वर्ष है, और ये इस समय 40 वर्ष या 35 वर्ष पुरानी है। तो एज ऑफ बिल्डिंग एन इक्वल टू 35 वर्ष, 35 साल बने हुए हो गया। तो अब आज इसकी वैल्यू क्या होगी, क्लियर। तो आज इसकी हमको वैल्यू क्या होगी ये कैलकुलेट करना है। तो अब आपको हर साल निकालेंगे तो 35 साल निकालने का मतलब बहुत लंबे लाइन, ठीक है। तो ये प्रतिवर्ष निकालते हैं जब एज कम हो या कभी उसकी जो लाइफ है प्रॉपर्टी की सीमित हो, 4 साल 10 साल अधिकतम, तो उसके लिए तो हम प्रतिवर्ष निकालते हैं। लेकिन जब किसी प्रॉपर्टी की लाइफ ज्यादा होती है तो हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें देखिए कि हमको 35 साल इसकी एज है, तो आज की डेट में डेप्रिसिएशन कितना हुआ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, परसेंटेज सब कुछ वही है। अब यहाँ पर हमारी हो गई 35, कैपिटल एन, स्मॉल एन हो गया 80। तो ये डेप्रिसिएशन कोफिशिएंट या फैक्टर निकल आएगा, कितनी होगी वैल्यू। इसको सॉल्व करके देखिए, डेप्रिसिएशन निकाल के देखिए। तो इसमें देखेंगे 1.05 इसकी पावर 80 -1, तो ये नीचे वैल्यू आ गई 48.56, 48.56। अब ऊपर का सॉल्व करें, 1.05 की पावर 35 -1 इज इक्वल टू, तो यहां पर आ गया 4.51। इसको एक बार फिर चेक कर लो, 1.05 की पावर 35 -1 यानी 4.516, ठीक है। तो अब डिवाइडेड बाई 48.56, 48.56, तो ये वैल्यू आ गई 0.093, 0.093, ठीक है। तो इसमें हमारी जो डेप्रिसिएशन फैक्टर है ये हो गया 0.09, ठीक है। तो अब इसके बाद में हमको निकालना क्या है, बुक वैल्यू। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ, तो यहीं पे लिख देंगे टोटल डेप्रिसिएशन, टोटल डेप्रिसिएशन डी इज इक्वल टू डीसी इंटू एफ। एफ की वैल्यू 18 लाख रुपए। तो इस तरीके से 0.093 इंटू 18 लाख, तो 18 लाख से मल्टीप्लाई कर दें तो ये वैल्यू प्राप्त हो गई 1,67,400, 1,67,400 टोटल डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बुक वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, बुक वैल्यू इज इक्वल टू सी माइनस डी। तो इसको 20 लाख में से घटा दिया, ठीक है, -20 लाख
तो इस तरीके से 18,32,600 इसकी कॉस्ट आ जाएगी। 18,32,600 ये इसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सिंकिंग फंड मेथड से डेप्रिसिएशन कैसे निकालना है उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन आप लोग खुद ही करके देखिए। ये कांस्टेंट परसेंटेज मेथड ये बता ही चुके हैं। एक क्वेश्चन में नोट किया था, इसको सुन लीजिए, आसान सा है, कर लीजिए। एक वॉशिंग मशीन की कीमत रुपया 15,000 है। अनुमान के मुताबिक 10 वर्ष बाद इसका कबाड़ मूल्य 10% रह जाता है। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वो 15,000 रुपए है। इसकी कीमत यानी C = 15,000 रुपए है और 10 वर्ष के बाद इसका कबाड़ मूल्य N = 10, कबाड़ मूल्य 10% यानी कि 1,500 रुपए रह जाता है। प्रतिवर्ष मूल्यह्रास ज्ञात करें यदि यह समान रूप से घटता है। समान रूप से कब घटता, किस मेथड में घटता था? समान रूप से किस मेथड में घटता था? स्ट्रेट लाइन मेथड में। ये ध्यान रखना, समान रूप से किसमें घटता था? स्ट्रेट लाइन मेथड में। 6 वर्ष के पश्चात इस मशीन का कुल मूल्यह्रास तथा वही मूल्य ज्ञात करें। कितने वर्ष बाद ज्ञात करना है? 6 वर्ष बाद, यानी N = 6। तो अब इसमें जो है स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको निकालना है 6 वर्ष बाद टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ और उसका वही मूल्य क्या है। तो लिखेंगे वार्षिक मूल्य ह्रास = C - S/N। तो C यानी 15,000 माइनस 1,500, N कितना है? 10 वर्ष। तो इस तरीके से ये हो गया 1,350 रुपया प्रति वर्ष। ये आपको डेप्रिसिएशन मतलब जो हो गया कि हर साल कितना डेप्रिसिएशन होना है? 1,350 रुपए। तो 6 वर्ष के बाद 6 वर्षों में मूल्यह्रास = ND। एक साल में D तो N वर्ष में ND यानी 6 × 1,350। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, ये हो गया 8,100। तो ये हो गया 6 वर्षों में कुल मूल्यह्रास 8100। अब इसका वही मूल्य = C - ND। ND ये हो गया, C ये हो गया, घटा करके इसको लिख देंगे 15,000 माइनस 8,100 और जो वैल्यू इसकी आ गई तो ये वैल्यू प्राप्त हुई 6,900। ठीक है, तो 6,900 वही मूल्य है। यानी इसकी इसलिए क्वेश्चन बताया है कि इसमें आपको सवाल पढ़ने के पश्चात ये समझना पड़ेगा कि किस मेथड से हमको हल करना है। इसमें लिखा था यह समान रूप से घटता है, यानी स्ट्रेट लाइन मेथड एक निश्चित दर से घटता है। ठीक है, तो कांस्टेंट परसेंटेज मेथड इस तरीके से आपको करना है। इसके अलावा मेथड ऑफ वैल्यूएशन, तो इसमें जो मेथड है इनको देखिए। इसमें 1-2 मेथड हम बता दे रहे हैं आज, ताकि अगले टर्न पे मेथड ऑफ वैल्यूएशन मूल्यांकन की
विधियां। ठीक है, तो इसमें जो मुख्य मेथड्स हैं, तो पहला मेथड कहलाता है डेप्रीशिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। पहला मेथड कहलाता है डेप्रीशिएशन मेथड ऑफ वैल्यूएशन। दूसरा मेथड कहलाता है रेंटल रिटर्न मेथड। रेंटल रिटर्न मेथड, इसको कहते हैं रेंटल वैल्यू मेथड। और तीसरा कहलाता है बेस्ड ऑन कॉस्ट। बेस्ड ऑन कॉस्ट वैल्यूएशन मेथड, बेस्ड ऑन कॉस्ट। और चौथा मेथड कहलाता है बेस्ड ऑन प्रॉफिट। ठीक है, ये चार मेथड है मेन। तो इसमें हम सबसे पहला डेप्रिसिएशन मेथड, यानी डेप्रिसिएशन मेथड का मतलब है कि वर्तमान बाजार की दरों पर जो मार्केट में जो रेट चल रहे हैं, पुरानी संपत्ति का मूल्यांकन उसी पैटर्न पे करते हैं। तो इसमें जो डेप्रिसिएशन मेथड है, इसमें एक फार्मूले का इस्तेमाल करते हैं, D = P 100 - RD अपॉन 100 की पावर n। इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं डेप्रिसिएशन मेथड। तो D क्या है, अब ध्यान रखिए, D है डेप्रिसिएटेड वैल्यू। D है डेप्रिसिएटेड वैल्यू। डेप्रिसिएटेड वैल्यू, राशित मूल्य। और P है, P जो है, P कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एट प्रेजेंट मार्केट रेट। कॉस्ट एट प्रेजेंट मार्केट रेट। ठीक है, इसके अलावा आरडी कहते हैं कांस्टेंट परसेंटेज। आरडी कहलाती है कांस्टेंट परसेंटेज, कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ऑफ डेप्रिसिएशन। इसमें आर कहते हैं रेट को और डी कहते हैं डेप्रिसिएशन को। और इसमें एन कहलाती है एज ऑफ प्रॉपर्टी। एन, स्मॉल एन कहलाती है एज ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो भाई इसमें मेन क्या है कि हमको ये नहीं पता कि इस प्रॉपर्टी की कितने में तैयार की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, नहीं पता। तो हमने क्या किया कि जो हमारे अड़ोस पड़ोस में संपत्ति बनी है, तो हमने देखा कि अगर यही संपत्ति हम आज की डेट में वहां बनवाए तो कितने रुपए में बनेगी। तो इसी को कहते हैं कॉस्ट एट प्रेजेंट मार्केट रेट। ठीक है, अब इसमें हमने P की वैल्यू प्रेजेंट मार्केट रेट से कैलकुलेट कर ली। आरडी की वैल्यू ये निर्भर करती है कि अब इसकी एज क्या है, आयु कितनी है। तो इसमें देखिए, एक नोट कर लीजिए कि अगर किताबों में से दिया है, अगर 75 से 100 वर्ष के बीच में आयु है, अगर किसी भी प्रॉपर्टी की मुझे पता चला कि उसको कितने साल पहले बनी थी, 80 साल पहले बनी थी, तो हम कहेंगे एज इसकी जो है 75 से 100 के बीच में है। तो उस समय हम आरडी की वैल्यू 1 लेंगे, आरडी बराबर 1 मान लेंगे। अगर मान लीजिए किसी भी प्रॉपर्टी की एज 50 से लेकर के 75 के बीच में है, तब आरडी की वैल्यू 1.3 मान के चलते हैं। इसी तरीके से अगर 25 से 50 वर्ष के बीच में है, ये एज है, ध्यान रखना, 25 से 50 के बीच में है,
तो आरडी की वैल्यू हम 2 लेकर के चलते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर 20 से 25 के बीच में है, 20 से 25 साल के बीच में है, तो आरडी की वैल्यू 4। और अगर 20 से कम है, लेस देन 20, 20 से कम, तो हम आरडी की वैल्यू 5 लेते हैं। आरडी इक्वल टू 5। तो इस तरीके से अब आपको इसमें हर चीज क्लियर होगी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, जो इसकी वैल्यू निकल के आती है प्रॉपर्टी की, उस वैल्यू में हम क्या करते हैं, धूम की लागत, जो हमने वाटर सप्लाई इत्यादि फिटिंग है उसकी लागत, सैनिटरी फिटिंग की लागत, इलेक्ट्रिफिकेशन की लागत, इन सबको जब जोड़ देते हैं तो वो संपत्ति के कुल वैल्यू निकलती है, ठीक, कुल मूल्य निकलता है। अब हम इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन करा रहे हैं, पहले क्वेश्चन को सुन लीजिए, तो इसके बाद में इसको हल करिए। चलिए, एक 500 वर्ग मीटर के भूखंड पर 300 वर्ग मीटर कुर्सी क्षेत्रफल पर भवन बनाया गया। यानी एक किसी शहर में 500 वर्ग मीटर का प्लॉट था, जिसमें कि 300 वर्ग मीटर एरिया में जो प्लिंथ एरिया था, उसमें हमने बिल्डिंग को तैयार किया। ठीक है, तो एरिया प्लॉट कितना हो गया, एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया प्लॉट इज इक्वल टू 500 मीटर स्क्वायर। उसका प्लिंथ एरिया कितना है, प्लिंथ एरिया इज इक्वल टू 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है, प्लिंथ एरिया हो गया 300 वर्ग मीटर। अब इसमें भवन में पानी प्लस बिजली उपलब्ध, यानी बिल्डिंग में जो हमारी बनी हुई है उसमें पानी बिजली फिटिंग सब कंप्लीट है। और अगर उस एरिया में हम प्लिंथ एरिया रेट से मकान बनाए, तो प्लिंथ एरिया का रेट जो है ये 9,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। ये 9,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर है। भवन की लाभकारी आयु 80 वर्ष मानते हुए, यानी इस समय इसकी उम्र कितनी हो गई, 80 वर्ष उम्र इसकी है। लाभकारी आयु 80 वर्ष मानते हुए संपत्ति का वर्तमान मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, और वहां पर जो जमीन है उसका रेट जो है, रेट ऑफ प्लॉट जो वहां पे है, ये 1,500 रुपया प्रति वर्ग मीटर इसका रेट चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो अब इसमें देखें कि इसमें भवन का जो हमारे प्रेजेंट रेट है, निर्माण का रेट ये है और प्लॉट का रेट ये है। ठीक है, अब इसमें देखो कहा कि इसकी जो लाइफ है, उपयोगिता लाइफ 80 वर्ष है, तो 80 वर्ष है, तो इसके लिए आरडी की वैल्यू कितनी होगी, आरडी इज इक्वल टू 1। ठीक, फार्मूला ये सामने लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि भवन का डेप्रिसिएटेड वैल्यू कैलकुलेट किए। तो देखिए, P इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू किसकी, कंस्ट्रक्शन की। चलिए काम करते हैं, निर्माण लागत, निर्माण लागत कौन सी, वर्तमान, आज की डेट में हम बनवाए तो इसकी निर्माण लागत कितनी होगी, कितने एरिया बनवाया, 300 वर्ग मीटर। रेट क्या चल रहा बनाने का, 9,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो 9 दिया 27, कितनी जीरो हो गई, 5।
यानी 27 लाख रुपया खर्च हुआ। ठीक है, तो अब इसका जो 27 लाख रुपया खर्च हुआ है, तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू कितनी हुई? इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू D इक्वल टू फार्मूला 100 माइनस RD अपॉन 100 की पावर 10। तो ये वर्तमान निर्माण लागत ये हो गई, तो ये हो गई 27 लाख। ठीक है, ये हो गया 100, RD की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 100 और N की जगह पे 80। ठीक है, नहीं कुछ क्वेश्चन में गलत कर दिया है, कोई चीज छूट गई है। चलिए इसको हल करके देखिए पहले जरा, इसको सॉल्व करके देखें तो 99.99 पावर 80 0.99 पावर, इसकी एज गलत लिख दी है, 30 वर्ष मानते हुए लिख, चलिए कोई बात नहीं है। ठीक है, इसकी वर्तमान आयु जो है 30 वर्ष थी, उसमें मिस्टेक होगी लिखने में, ये 30 साल लेके चलेंगे। और जो 80 वर्ष दिया है यानी एज इसकी की है 30 ईयर, और इसमें जो इसकी उपयोगिता अवधि है मान के चल रहे 80 वर्ष है, तो 80 वर्ष के लिए RD की वैल्यू, और इसमें 30 वर्ष यानी आज की डेट में इसकी कॉस्ट क्या है 9,000 रुपया प्रति वर्ग मीटर से 27 लाख रुपए। तो डेप्रिसिएटेड वैल्यू इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 19,98,000 रुपए, 19,98,000। ठीक है, तो ये इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू है। अब इसके अलावा जो हमने जमीन खरीदी है 500 वर्ग मीटर, किस रेट से 1500 रुपए प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से, तो कॉस्ट ऑफ लैंड, कॉस्ट ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 500 इसका एरिया इंटू 1500, ये हो गया 7,50,000। ठीक है, तो इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारी निकल आएगी प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, संपत्ति का कुल वर्तमान मूल्य, तो इन दोनों का टोटल करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आज एक मेथड आपको बता दिया है, बाकी 2 मेथड जो है अगले टूर पे बताए जाएंगे। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है, इसमें समझना यही है कि ये वैल्यू डेप्रिशिएटेड कॉस्ट, पी प्रेजेंट वैल्यू, RD यानी कोफिशिएंट है जिसमें R रेट और D डेप्रिशिएशन है। ठीक है, तो इस तरीके से N क्या है एज ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से ये आपको डेप्रिशिएशन जो है के माध्यम से कैसे वैल्यूएशन करते हैं ये आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब आज यही समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।